नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्पेशल शो स्पेशल टॉक्स विद स्पेशल पर्सन में हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राहुल वाल्मीकि जी। डॉक्टर राहुल वाल्मीकि जी एबीवी के राष्ट्रीय मंत्री रहे हैं और संघ के बैकग्राउंड से रहे हैं। संघ का इनका कार्यकाल इनके हमें लगता है कि जब से राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में इन्होंने प्रवेश किया तब से रहा है और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जी हैं और युवाओं के बड़े जो है आइडल हैं और इनका जो है वेस्ट लखनऊ से हैं। तो राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। राहुल वाल्मीकि के अंदर ये सोच कैसे और कब जागृत हुई कि नहीं हमें समाज के लिए देश के लिए कुछ करना चाहिए और उन्होंने राजनीति को संघ को और भारतीय जनता पार्टी को चुना, ये कब आपके अंदर प्रेरणा आई? देखिए, संघ को तो मैं बोलूं कि जब हम लोग 6th क्लास में थे, मुझे लग रहा है ठीक से तो 8th क्लास में क्रिकेट खेला करते थे ग्राउंड में, तो शाखा वाले लोग आते थे। तो मुझे नहीं पता था कि शाखा है संघ है क्या। वो कहते चलो आओ तुम लोग खेल खिलवाते हैं। तो वो बच्चे रहते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड प्ले नहीं हो पाता है क्रिकेट कभी ऐसे वैसे, तो वो ऑर्गेनाइज्ड गेम करवाते थे, जैसे ट्रेडिशनल खेल कबड्डी हुआ, खो खो हुआ। तो वो फिर उसके बाद एक ध्वज लगा के कहाँ प्रणाम करना है, तो वहां से संघ में जुड़ गए। तो शाखा में तो मूल रूप से बहुत ज्यादा नहीं आना हुआ, लेकिन हाँ शुरुआत के समय में तो जब खेल खेल से जुड़ते ही गए, फिर धीरे धीरे शाखा में वो तब्दील हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा गैप हुआ, बोर्ड एग्जाम आए, तो 10th और बोर्ड एग्जाम में ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि जिस कास्ट से और जिस बैकग्राउंड से आता है, बहुत एजुकेशन नहीं था हमारे परिवार में। तो अपन मेरी बड़ी बहन और मैं ही रहे तो जो पहला हाई स्कूल का एग्जाम एक साथ दे रहे थे, नहीं बाकी सब लोग शिक्षित नहीं थे। इस परिवार से मैं आता हूँ, तो बहुत ही वाल्मीकि समाज आप जान ही रहे कैसा क्या है, क्या व्यवसाय कितने अभी पीछे है, वो अभी इसको कितना मुख्य धारा में जोड़ने का हो सकता है। फिर जब मैंने 2012 मेरा 12th हुआ, फिर 2008 में मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तब वहां पर छोटी छोटी चीजों से प्रॉब्लम हुई। तो चूंकि स्पोर्ट्स में अच्छे थे हम लोग, एजुकेशन में भी मैं बहुत अच्छा था, मेरी मम्मी का वो फोकस था कि मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दूं। तो वहां पर फिर ऐसे मूवमेंट होते रहे छात्र स्टूडेंट्स के लिए, तो उस मूवमेंट में मैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए बात करता था। तो एक दिन एबीवीपी के लोग आए थे और सदस्यता करा रहे थे, तो उसे बात हुई, तो मैंने कहा मैं तो शाखा हुक्म जाता हूँ, अरे ये तो अपने विचार परिवार के लोग हैं। तो उन्होंने तुरंत मुझे पकड़ लिया, चलो चाय पीते हैं साथ में। उस दिन से फिर एबीवीपी में जुड़ गया मैं, और छात्रों की आवाज उठाते उठा, चूंकि छात्र राजनीति का चस्का भी था, छात्र संघ चुनाव लड़ने का भी, लेकिन छात्र संघ होते नहीं थे वहां, क्योंकि रोक लगी हुई थी, हाईकोर्ट का मामला चल रहा था। तो संगठन में काम करेंगे, शायद एक छात्र संघ खुलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे वहां पर। उस सोच के साथ एबीवीपी में लड़ गए, और स्टूडेंट्स के लिए बात उठाना एक अपने अंदर में था कि यार, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं बोल पा रहे, हम लोग मेरे समाज के लोग नहीं बोल पा रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बोलूं तो शायद यहाँ से सीख के निकलूंगा तो अपनी सोसाइटी में भी ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा। तो वहां पे फिर एबीवीपी से जुड़ा। फिर चुनाव तो चूंकि हुए नहीं थे, उस संगठन में ही मैं काम करते गया, और काम करते करते एक नगर इकाई, फिर मतलब एक नगर इकाई जिसको मोहल्ला बोलते हैं, उसका इकाई का मैं मंत्री रहा। फिर विश्वविद्यालय इकाई में मैं मंत्री गया। चूंकि मंत्री पॉलिटिकल पोस्ट है, उसके लिए ज्यादा लोग ट्राई करते कि मैं बन जाऊं, क्योंकि वो उसमें क्या लीम लाइट जाता रहती है। फिर लखनऊ महानगर मंत्री बना, वो बना तो एक बड़ा एक माइलस्टोन था मेरे करियर का कि मैं लखनऊ महानगर का मंत्री तब बना। फिर उसके बाद फिर काम करते गए, तो प्रदेश में आया। फिर प्रदेश का मंत्री जब बना तो एक बड़ा लखनऊ के शहरों पे कम से कम पूरे रोडों पे मुझे लगता है 3-4 हजार लड़कों ने स्वागत किया था, जुलूस के रूप में शोभा यात्रा निकलती विद्यार्थी परिषद की, तो उसमें अध्यक्ष मंत्री का स्वागत होता है। फिर मैं राष्ट्रीय मंत्री गया। राष्ट्रीय मंत्री रहा तो संगठन का काम देखने के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ऐसे 2 राज्य प्रशासनिक और संगठन की दृष्टि से देखा तो 7 प्रांत को मैं संगठन का काम बढ़ाने के लिए देखता था। फिर उसके बाद भारत भर के जितने विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख संयोजक जैसा दायित्व था, तो लगभग कई राज्यों में जाना हुआ वहाँ छात्र मूवमेंट खड़ा करने के लिए, छात्र इलेक्शन के लिए। तो लगभग भारत भर के लगभग पूरा तो मैं नहीं कह सकता कि लगभग राज्यों में मेरा विश्वविद्यालयों में जाना होगा। आपने बहुत कम समय के संघर्ष में बहुत बड़ी उपलब्धि की, यूं कह लीजिए कि युवाओं के दिल में जगह बनाना बहुत बड़ी बात होती है, और राष्ट्रीय स्तर पर आपने दायित्व का निर्वहन किया और अभी कर रहे हैं। तो ये जो कार्यकाल रहा आपका, राजनीतिक जो जर्नी रही, इसमें आपने
क्या फेस किया? बेसिकली जो सबसे बड़ी समस्या होती है युवाओं की, छात्रों की, तो ऐसा आपको क्या रहा लगा कि जो ये समस्या है, इसका निराकरण जो है हम लोग करा सकें तो युवाओं के हित में, छात्रों के हित में ज़्यादा बेहतर होगा? ऐसी कोई एक समस्या जो कि बहुत व्यापक स्तर पे आपको लगी हो? लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब मैं था तो सस्ती, सरल और सुलभ ये शिक्षा मिले, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूँ वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम है। यदा कदा कारण है, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बड़ा एक कारण है, अवेयरनेस दूसरा बड़ा कारण है। तो उन सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता रहा। लोग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन महसूस करना इज डिफरेंट थिंग। तो महसूस करता था मैं। तो वो जो एजेंडा विद्यार्थी परिषद का था, उस एजेंडा को मैंने फील किया। उस एजेंडे के कारण मैं वो चलता रहा, और यही मेरा मेन मोटिव था, सस्ती, सरल और सुलभ। सबको मिले, सस्ती मिले, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं करता। मैं अनुसूचित कास्ट से हूं, तो वहां पे पैसे का अभाव रहता ही है। तो वो इसलिए सस्ती हो और सरल, कोई भी क्लमजी प्रोसीजर ना हो। स्टूडेंट को अपना मार्कशीट लेने के लिए, एडमिशन फीस सबमिट करने के लिए इस विंडो से उस विंडो तक ना जाए। सिंगल विंडो सिस्टम सोल्यूशन होना चाहिए। उसके लिए मैं काम करता रहा। इसके लिए मैंने काम की काफी हद तक के इसको इम्प्लीमेंट भी करा। स्कॉलरशिप के कई विषयों को लेकर के अपनों ने प्रोटेस्ट किया, और स्कॉलर पहली बार मुझे लगता है 2018 में स्कॉलरशिप की हिस्ट्री में जब से ऑनलाइन हुई, कि जब वेबसाइट क्लोज हो जाए उसके बाद वेबसाइट ओपन की गई। इवन अपन विचार परिवार की सरकार थी और अपन लोग विद्यालय सदन चल रहा था, और जीपीओ पर हम धरना प्रदर्शन चल रहा था, और समाज कल्याण, तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री आए और उन्होंने मेरा ज्ञापन लिया और उनका ठीक है। और उसके बाद सदन में दूसरे दिन बात रखी गई, और 1 महीने के लिए वेबसाइट बंद होने के बाद फिर से खोली गई। तो ये हमारी बड़ी अचीवमेंट थी, और लाखों स्टूडेंट्स को उसमें अप्लाई करने का, स्कॉलरशिप का फायदा मिला। तो यही मेन एजेंडा था। अच्छा लगता था कि जब अपने साथ साथ स्टूडेंट्स को भी भला हो, स्टूडेंट्स के लिए हक की बात हो रही है, स्टूडेंट्स को मार्कशीट के लिए दौड़ना नहीं पड़ रहा है, उसको प्रोविजनल लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़ रहा है, एडमिशन में, काउंसलिंग के समय में, क्लास में अच्छी टीचर्स बराबर आ रहे हैं। तो ये अच्छा लगता था। उसको करते करते अपन लोग फिर अब धीरे धीरे, अभी आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। जी जी जी, और अच्छे दायित्व पे हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सूबे में, उत्तर प्रदेश में। इसके पहले जिनकी सरकार रही उत्तर प्रदेश में, जो पीडीए चल रहा है, क्या है पीडीए? क्या कहना चाहेंगे पीडीए के विषय? देखिए, समाजवादी पार्टी का पीडीए सिर्फ उनके परिवार तक सीमित है। उनका पीडीए मतलब मुलायम सिंह यादव लेगेसी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बड़े नेता हैं, तो उनकी लेगेसी ही तक सीमित है। पीडीए तब कहां था जब ये 2012 से 2017 के बीच में सरकार थी। जब यही लोक सेवा आयोग में, यूपी SSSC आयोग में, जब ये अनिल यादव यहाँ के लोक सेवा आयोग के चेयरमैन था, रिटायर्ड राज संपत्ति विभाग, जिसपे जब राज संपत्ति, तत्कालीन राज संपत्ति विभाग अधिकारी रहते हुए उसके बाद कई घोटालों की जांच चल रही थी, रिटायरमेंट के तुरंत बाद उसको लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना दिया गया। 90 में से 54 यादव एसडीएम बने थे। ये पीडीए मतलब सिर्फ यादव या सिर्फ मुलायम सिंह यादव परिवार? पीडीए उनको तब कहा था जब 2012 से 17 में, जब लाखों छात्र सुसाइड कर रहा था कि फेयर भर्ती नहीं हो रही है, तब पीडीए कहा था। अब पीडीए, अब हमको ये पीडीए नहीं दिखता है। अभी हाल ही में देखिए 60,000 कुछ भर्तियों का हुआ। कई यादव, कई एससी समाज के हुए, कई सवर्ण समाज के हुए, हर जाति सबका हुआ है। जो उसमें टैलेंटेड था, जिसने एग्जाम में, फिजिकल में, रिटर्न में अच्छा बेस्ट अपना दिया है, उसको सिलेक्शन में, कई स्टूडेंट्स के मैं रील्स में पढ़ रहा था कि पहली भर्ती है जिसमें 1 रुपया नहीं दिया, और फेयर भर्ती के सबको ज्वाइनिंग लेटर मिला। पीडीए ये नहीं होता है कि जब आप अपोजिशन में बैठे और पीडीए पे एलिगेशन लगाए। जब आप सरकार में रहते हैं तब भी आपको पीडीए याद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर 2017 से प्रदेश में और 2014 से देश में। आप देख सकते होंगे कि जिन गरीब परिवारों को राशन मिल रहा है कोरोना के बाद से, उनसे ये नहीं पूछा जाता है कि तुम ब्राह्मण कास्ट के हो, क्षत्रिय समाज के हो, या अनुसूचित समाज के हो, या यादव समाज के हो, या तुम अल्पसंख्यक समाज के हो। किसी से नहीं पूछ के मिलता। आप जो आपका हेल्थ का कार्ड है, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें नाम जाती है आयुष्मान कार्ड, और राज संपत्ति जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी, उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये के तहत जो कार्ड मिलता है, इन सब लोगों के किसी से कोई कास्ट नहीं पूछी जाती है।
कहने का मतलब जो बीजेपी का सबका साथ सबका विकास का जी, वो है, उसी पे वो कार्य कर रही जी है। जी तो एक समाज से आप आते हैं, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर जी प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का। जी और वो एक ऐसा समाज है जो भारत की राजनीति को प्रभावित करने की जी क्षमता रखता जी है। जी तो ऐसे समाज की पीड़ा को लेकर के राहुल वाल्मीकि जी के जहन में क्या सवाल है कि इसका कैसे क्या किया जा सकता है? राहुल वाल्मीकि अपने समाज को और अच्छे स्तर पर मजबूती के साथ ले जाने में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे और राजनीतिक पार्टियां हो, जो उसको वेटेज दें और वोट बैंक के महत्व को समझें। तो ऐसी आपकी क्या प्लानिंग है जो अपने समाज के युवाओं से आप अपेक्षा रखते हैं या समाज के लिए करना चाहते हैं? देखिए, मेरी प्लानिंग को तो इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही आपने सत्यार्थ कर दिया कि जैसे आपने बोला कि आज मेरे टॉक शो में स्पेशल पर्सन है डॉक्टर राहुल वाल्मीकि। इट मीन्स मैं अपनी वाल्मीकि कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उतने बड़े चैनल पे आप विवेक जी के साथ। तो ये देखिए, छोटे छोटे इनिशिएटिव से एक बड़ा मूवमेंट बनता है। आप किसी के हाथ में मैजिक स्टिक नहीं है, छोटे छोटे एफर्ट करना चाहिए। ये आपको लगा छोटा, लेकिन मेरे लिए बड़ा एफर्ट है कि मैं मेरी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति आज आप करके लाइव टॉक शो कर रहा है। ये मेरे लिए नहीं, मेरी वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए ये अचीवमेंट है। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जो भाई हमारे, जो बहनें हैं, जो भाई बहनों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, जो जहां पर है वो अपने लेवल से वो अच्छा करे और उसके लिए जो भी उसकी जो जरूरत होगी, जो हर संभव मदद मेरे स्तर से जो हो सकती है वो मैं कराने का प्रयास करूंगा और सरकार तक वो बात पहुंचाने का। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूं, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सरकार तक के अपने समाज के लोगों की बात को पहुंचाना। अभी आप देख रहे हैं हमारे समाज को सबसे बड़ा गौरव अगर किसी ने दिया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब कुंभ के बाद सफाई कर्मचारियों के पैर धोए गए। आज तक किसी, मुझे लगता है किसी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया इतिहास होगा, में नहीं है। कभी कहीं नहीं हुआ होगा। और ये एक मैसेज था कि जो वाल्मीकि समाज का आदमी है वो हमारे लिए। आपको मैं बताऊं, एक बहुत अच्छी बात है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी में, सोसाइटी में दब गई। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये हमारी सैन्य का गौरव है, ये पुरुषार्थ है, ठीक है, मैं मानता हूं। लेकिन उससे पहले एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो शायद मुझे लगता है सर्व समाज उसको कहीं मिस कर गया। एक नरेंद्र मोदी जी के चैनल से, पेज से एक वीडियो वायरल हुआ, डाला गया था कि इसमें एक सफाई कर्मचारी सीवर के अंदर घुस करके सफाई कर रहा है। ऐसा पूरा एक वीडियो बनाया था, 1 मिनट 1.5 मिनट का तकरीबन था। और उसने अंत में मोदी जी के द्वारा बोला जाता है कि देश में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को अगर प्राइड है, अगर होगा हमें लोगों को, जितना हमें भारतीय सैनिकों पर प्राइड है, उतना इन सफाई कर्मचारियों को है। वंदे मातरम बोलने का, भारत माता की जय बोलने का सबसे ज्यादा अधिकार इन सफाई कर्मचारियों को, क्योंकि जान अपनी जोखिम में डाल करके समाज की गंदगी को साफ बोल रहे हैं। तो ये कहने के लिए सच में 56 इंच का सीना चाहिए। और ये उस सोच पर एक सर्जिकल स्ट्राइक है जो किन्हीं यदाकदा कारणों से, मुगलों के कारणों से समाज को विभेद दिया, छुआछूत की भावना आई, उस जमाने से आई जिसमें इससे पहले कभी नहीं था। जब मुगल आए तब आया हुआ। तो ये सब चीज उस सोच पर ये सर्जिकल स्ट्राइक, और ये स्ट्राइक करने का सिर्फ पुरुषार्थ से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा, रिपीट हुए, फिर भी फ्यूचर में भी शायद रिपीट हो। और आप तो बड़े करीब से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं, प्रदेश की सरकार की पूरी नीतियों को देखते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी को आप कितना बेहतर समझते हैं और वो देश और प्रदेश के लिए किस तरीके से, क्योंकि आप लोग अंदर की भी बातें जानते हैं, तो क्या लगता है कि देश के लिए मोदी जरूरी और प्रदेश के लिए योगी जरूरी? ये तो एक समय तक रहेंगे, उसके बाद मोदी जी के समय, मोदी जी के बाद कौन देश के लिए? जब देश के, देखिए ये तो बड़े लोगों का विषय है और शीर्ष नेतृत्व और रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी इकलौती पार्टी है जिससे कोई बता नहीं सकता है कि अगला कौन। जैसे मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होने को है और प्रदेश अध्यक्ष भी तय होना है उसके बाद या उससे पहले। किसी को नहीं पता कि कौन सा कार्यकर्ता बनेगा, किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ कोई भी बन सकता है। लेकिन जो पीढ़ी चिल्लाते हैं समाजवादी पार्टी, इनको पता है, हमें चैलेंज के साथ अगले आने वाले 20 साल तक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अमित शाह जी ने सदन में बोला है कि अखिलेश यादव जी होंगे और कांग्रेस पार्टी का ये राहुल गांधी परिवार के लोग ही होंगे। यही तय करते हैं। हमारी पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, चाहे वो
पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहा हो या ना, वो अपने पुरुषार्थ तक के वहां तक पहुंचा, वो बनेगा। डॉक्टर राहुल वाल्मीकि योगी जी किसी बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते थे, आज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री जी किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा कोई भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा और जल्दी बनेगा। डॉक्टर राहुल वाल्मीकि जी जो कि बहुत ज्यादा युवाओं को लेकर के कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आज यकीनन आपके साथ बहुत बड़ी संख्या जुड़ी हुई है। तो अभी जो एक बड़ा मैसेज कह लीजिए कि आपके माध्यम से वाल्मीकि समाज के लिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज मुझे लगता है पंजाब वगैरह में बहुत ज्यादा इनकी अच्छी यूनिटी है, और स्किल जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे, और वो राजनीति को भी समझते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। तो क्या एक मैसेज जो आप अपने समाज के युवाओं को देना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से एक मैसेज दे दिया कि जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन में बैठिए, आप अधिकारी ही बनिए, आप एक अच्छा नेता, आदर्शवादी नेता भी बन सकते हैं, और वो आप करके दिखा रहे हैं। शायद आप, ईश्वर आपके लिए शुभकामनाएं बने। तो आप अपने समाज के युवाओं को एक ऐसा कोई मैसेज जो कि आपसे वो इंस्पायर होते हो, या आप उनको इंस्पायर करते हो, या उनके लिए आप कुछ बेहतर, तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने समाज के लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि पहले तो आप बटे नहीं, शिक्षा की तरफ जरूर जाएं। अच्छा, शिक्षित होंगे तो जागरूक होंगे, तब आपको पता चल पाएगा कि इतने लंबे समय तक किस सरकार ने आपको ठगा, और आप कौन आपको सम्मान दे रहा है। और अपने आप को निखारें, जहां भी जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो उसमें आप सामाजिक क्षेत्र में जाएं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जाएं, ये अपना कोई व्यवसाय करें, छोटे से लेकर बड़ा तक। कुछ भी काम करेंगे तो आप, जब आप में जागरूकता होगी तो आप ये सब काम कर सकते हैं। अभी मेरे समाज के बहुत से भाई बंधु मैं देखता हूँ अच्छी अच्छी जगह पे हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, और अच्छा अपना कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। एक टैक्सी से शुरू किया था, उनकी 10 गाड़ियां हो चुकी हैं, तो ओला उबर में लगा करके, ऐसे कई कंपनियों में। तो ये मुझे लगता है कि आज हमारा वाल्मीकि समाज बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा हो चुका है, और इससे भी शिक्षा का और इसमें और प्रसार होगा, और जिस तरीके से शिक्षित होता रहेगा, ये शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, और समाजवादी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दिया हर चुनाव में। इसी तरह आगे भी हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी से। जाते जाते अंतिम आपसे सवाल करना चाहेंगे, अंबेडकर जी का कितना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी, और राहुल वाल्मीकि जी अंबेडकर जी को किस नजर से देखते हैं, क्या दृष्टि? अंबेडकर जी तो हमारे भगवान है, मेरी दृष्टि में तो मेरे भगवान है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए परम पूज्य। अंबेडकर जी को जो भी सम्मान मिला उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय मिला, चाहे वो अटल जी की सरकार में जब ओपन हॉल में, जो कॉमन हॉल में उनकी फोटो लगाना हो, अंबेडकर जी को भारत रत्न देना हो, या उनके जीवन के 5 प्रमुख स्थानों को पंचतीर्थ कहना हो। संविधान सभा की किताब लेके जो लोग टहलते हैं, फिर वो क्या करें? उनको पता ही नहीं संविधान सभा को किताब लिया, उन्होंने कभी किताब पढ़ी है? यही ये लोग हैं जो किताब लेकर के आते हैं। ये लोगों ने अंबेडकर जी का व्यक्तित्व को घटाया है, उनके अंदर जो एबिलिटी थी वो कभी उनको काम करने के नहीं दिया गया, इसीलिए उन्होंने स्वयं मंत्री रहते इस्तीफा दिया। और एक अच्छे बैरिस्टर होने के नाते जब आजाद हुआ देश, तो हमारे देश के कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी जो जेल में थे, कुछ को सजा हो चुकी थी, कुछ को होने वाली थी, उनका केस लड़ रहे थे और उनका लड़ना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने केस नहीं लेने दिया, उनको रोका, दबाव बनाया। ऐसे कई दबाव आते आते अंततः आपका इशारा पंडित जवाहरलाल नेहरू पे है। अब हाँ, ओपनली बिल्कुल, वो तत्कालीन सरकार थी, गांधी परिवार के लोग ही थे, और उन पर दबाव बनाया। इसी दबाव को कारण अंततः उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये हमेशा इन्होंने अंबेडकर जी का तिरस्कार किया है, अंबेडकर जी का अपमान किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जब जब केंद्र में सरकार आई है तब तक अंबेडकर जी का सम्मान किया है। चाहे वो अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया हो, चाहे वो टाउन हॉल में उनका बड़ा चित्र लगाया गया, और पूरे विश्व में आज अंबेडकर जी के बारे में, जो अंबेडकर जी के व्यक्तित्व उन्होंने छुपाया, क्योंकि इनको भारत रत्न दे सकते थे, ये दिया इन्होंने राजीव गांधी को दिया, भाई इंदिरा गांधी को दिया, सबको दिया, लेकिन अंबेडकर जी को नहीं दिया। अंबेडकर जी को भाई भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो ये लोग हमेशा, ये अगर अंबेडकर जी को भारत नहीं देते तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कद को और उठाना चाह रहे थे, क्योंकि जो योग्यता, मैं स्पष्ट बोलता हूं, उनकी योग्यता उस स्तर की नहीं थी।
लेकिन इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा बना करके कुछ परिवार, एक ही परिवार के लोगों को देश का हीरो बना दिया और रियल हीरो था उसके व्यक्तित्व को दबाया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आई तो उसने रियल हीरो को उसका सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका मुखरता पूर्वक अपनी बात रखने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद, नमस्कार।